आपके कंप्यूटर से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आपके लिए यहाँ पर हम मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं। और इन मॉक टेस्ट में आपका ये 4th नंबर का मॉक टेस्ट है। देखिए यहाँ आपको जो हमने ये टेस्ट दिया है, तो इस टेस्ट में आप कंप्यूटर के जो हमने क्वेश्चंस पूछे हैं, उन क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में, और साथ ही बेल आइकन और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न है आपका, कोबोल है। पहला प्रश्न में दिया हुआ है कि आपकी कोबोल है। देखिए कोबोल के बारे में बात करें तो ये आपकी कोबोल जो है ये उच्च स्तरीय लैंग्वेज है, हाई लेवल आपकी लैंग्वेज है ये। और चतुर्थ पीढ़ी के जो आपके 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो ये चीज पूछ रहा है। फुल फॉर्म देखिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखिए ये जो इसकी फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, आपको नाम से इसका पता पड़ रहा होगा, ये बिजनेस के लिए व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, मशीन लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है। देखिए मशीन लैंग्वेज के बारे में अगर बात करें तो ये मशीन लैंग्वेज जो है 1st जनरेशन की भाषा है, पहली पीढ़ी की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या था, मशीन लैंग्वेज का मतलब था जो सीधे कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती थी, उस लैंग्वेज को हम क्या कहते थे, मशीन लैंग्वेज। मतलब जो भाषा, वह भाषा जो किसी अनुवादक प्रोग्राम की सहायता से सीधे कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती थी, मशीन लैंग्वेज कहलाती थी। अब इसमें क्या होता था कि 0 और 1, आपके 0 और जो 1 है, ठीक है, इनको ही समझ पाता था कंप्यूटर। और मशीन लैंग्वेज के अंदर जो दिशा निर्देश थे वो 0 और 1 का ही समावेश होते थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दे रखा है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। देखिए इंटरनेट पर प्रयुक्त जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो होती है आपकी जावा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए ये जो जावा है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसके बारे में अगर बात करें तो ये जो सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है, सिस्टम्स के जो जेम्स और जेम्स गोसलिंग, इनके द्वारा ये विकसित की गई थी। अब ये कब की गई थी, ये की गई थी 1995 में, ठीक है। और इसे सन माइक्रोसिस्ट के जो जावा प्लेटफॉर्म के मुख्य अवयव के रूप में भी रिलीज किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किस उच्च स्तरीय भाषा को भविष्य की बेसिक भी कहा गया है। देखिए भाषा जो है वो है आपकी पीएल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पीएल जो है ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और इसको कृत्रिम भाषा भी कहते हैं, ये कृत्रिम भाषा है। और इसकी डिजाइन के बारे में बात करें तो इसकी डिजाइन इस प्रकार से की गई है कि इसके लिए किसी भी तरीके की कंप्यूटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एल्गोल है। देखिए एल्गोल का मतलब होता है आपका एल्गोरिथम लैंग्वेज। एल्गोल का मतलब है एल्गोरिथम लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एल्गोरिथम लैंग्वेज। और देखिए ये जो है एल्गोल जो है ये उच्च स्तरीय लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है ये। और इसकी अगर बात करें तो ये कार्य ये कहाँ काम आती है, ये वैज्ञानिक संगणनाओं के काम में आती है, वैज्ञानिक संगणनाओं में, ठीक। तो संगणनाओं में ये काम में आती है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एल्गोरिथम लैंग्वेज है इसका मतलब, एल्गोल का मतलब। और इसका जो यूज है ये वैज्ञानिक संगणनाओं में यूज में आती है और हाई लेवल लैंग्वेज है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, फोर्ट्रॉन है। फोर्ट्रॉन की यहाँ पे फुल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि फोर्ट्रॉन क्या चीज है। देखिए फोर्ट्रॉन जो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, इसकी फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। इसका उपयोग क्या है, इसका गणितीय, आपका गणितीय वैज्ञानिक इसमें यूज किया जाता है, वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। फोर्ट्रॉन का ये हाई लेवल लैंग्वेज है, आपको याद रखना है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है फोर्ट्रॉन। और इसका जो जो इसके डिजाइन किया गया था, ये किया गया था जॉन बक्स के द्वारा, ठीक है, जॉन बैक्स के द्वारा। और इसका जो आईबीएम ने इसमें क्या किया, इसका आईबीएम है इसके निर्माताकर्ताओं में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया फोर्ट्रॉन का उपयोग किया जाता है वैज्ञानिक क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विज्ञान के क्षेत्र में। देखिए अगला प्रश्न बेसिक है। देखिए बेसिक जो है ये बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है, इसका फुल फॉर्म बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए इसके जो डिजाइनर थे, इसके डिजाइनर थे जॉन जी कैमेनी, ठीक है, कैमेनी, ये इसके डिजाइनर थे एक तो। और एक इनके साथ में थे आपके थॉमस
ई कर्ट्ज, ठीक है, ये इसके डिजाइनर थे, जॉन जी कैमेनी और ये थॉमस ई कर्ट्ज इसके डिजाइनर रहे हैं, ठीक है। और इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए इसका जो उपयोग किया जाता है ये प्रारंभ में सरल भाषाओं को सिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न पास्कल है। पास्कल क्या है? पास्कल एक उच्च स्तरीय लैंग्वेज है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उच्च स्तरीय लैंग्वेज है, ठीक है। और इसकी बात करें तो देखिए इम्परेटिव और ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भाषा है, ये इम्परेटिव और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। और इसका डिजाइन जो किया गया था 1968 में इसका डिजाइन किया गया था, 68 में इसके निकोलस रूथ द्वारा, निकोलस रूथ के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था, ठीक है। और यह एक छोटी और दक्ष भाषा है, ठीक है, और अच्छे प्रोग्रामिंग आचरण के लिए बनाई जा सकती है, बनाई गई थी, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग करके आपका स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की जा सकती है, ठीक है, इसके अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न रखा कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं। देखिए जो कंप्यूटर का जो इंस्ट्रक्शन जो लिखे जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोडिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कोई भी प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम लिखा जाता है तो वहां पे कोडिंग की जाती है, तो वहां पे इंस्ट्रक्शन देने के लिए कोडिंग की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दे रहा हो कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक हैं। देखिए जावा के जो आविष्कारक हैं वो है सन माइक्रो सिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सन माइक्रो सिस्टम ने इसका जावा का आविष्कार किया था। और जो अधिकतर आपका जो अभी जो इंटरनेट पे जो यूज की जाती है वो भाषा है आपकी जावा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है निम्न में से किस भाषा को कंपाइलर की जरूरत नहीं होती? किस भाषा में कंपाइलर की जरूरत नहीं होती है? देखिए जो कंपाइलर के बारे में बात करें तो कंपाइलर क्या करता है? प्रोग्राम को कंपाइल करता है ये, ठीक है। और ये हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्राम होता है उसको कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में आपका कन्वर्ट करता है कंपाइलर, ठीक है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सी भाषा है कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती है? देखिए सी, सी प्लस प्लस और फॉक्सट्रो इन सब के लिए कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, जबकि HTML जो है ये लैंग्वेज है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है, ये जो लैंग्वेज है इसके अंदर हमें कंपाइलर की जरूरत नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? देखिए सी लैंग्वेज में जो लिखा गया था प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम था आपका यूनिक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। विकसित किया गया था इसको, ये किया गया था 1969 में, और ये वेल प्रयोगशाला के अंदर इसको, बेल प्रयोगशाला के अंदर, ठीक है, प्रयोगशाला में इसको विकसित किया गया था, बेल प्रयोगशाला में। और इसको विकास करने वाले थे AT&T के कर्मचारी, ठीक है, AT&T के कर्मचारी जो कि केन थॉमसन और एक थे डेनिस रिची, ठीक है, एक डेनिस रिची और एक थी ब्रियन कैनरघम, ठीक है, ये इनके साथ में थे। और एक थे डॉगलस मैकेलोरी और जो ओसाना आदि, ये शामिल थे इसके अंदर, काफी कर्मचारी थे इसके अंदर, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला प्रश्न दिया हुआ है इंटरनेट पर पेज को किस भाषा में लिखा जाता है? देखिए इंटरनेट पर जो पेज को भाषा, जो पेज की भाषा होती है वो होती है HTML लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और इसका जो विकास किया गया था ये 90 के दशक में, इसका विकास किया गया था 90 के दशक में, ठीक है। और ये जो है वेबसाइट बनाने के काम में आती है HTML लैंग्वेज, ठीक है, ये वेब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टेक्स्ट का इस्तेमाल भी करते हैं इसके अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट पर प्रोग्राम को किस भाषा में लिखा जाता है? देखिए इंटरनेट पर जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको जावा भाषा में लिखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जावा। देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है या क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला प्रश्न दिया हुआ असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य कौन करता है? देखिए जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसको जो मशीन लैंग्वेज में जो बदलने का कार्य करता है वो करता है असेंबलर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, असेंबलर। असेंबलर का काम होता है लो लेवल लैंग्वेज को आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज में आपको बदलते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, ASI आस्की जिसको हम बोलते हैं, ASCII का पूर्ण रूप है, आस्की के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो फुल फॉर्म होती है इसका A फॉर अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर आपका कोड, फॉर इंफॉर्मेशन और इंटरचेंज, ये इसके कोड, इसकी फुल फॉर्म होती है, तो इसका आ जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न दे रखा, विश्व का सबसे पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? देखिए विश्व का सबसे पहला प्रोग्रामर माना जाता है एडा लवेस को, तो इसका आंसर हो जाएगा एडा, सी ऑप्शन। एडा लवलेस जो है इसकी, इनका पूरा नाम था एडा लवलेस, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की जरूरत नहीं होती? देखिए ट्रांसलेट की जो जरूरत नहीं होती है वहां यहाँ पूछा जा रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है, हाई लेवल लैंग्वेज, बेसिक, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। देखिए जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि जितने भी कंपाइलर आपके, इंटरप्रेटर या असेंबलर जो भी होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं और आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज होती है उसमें इसको कन्वर्ट करते हैं लैंग्वेज को। तो यहाँ आपका मशीन लैंग्वेज जो है इनको कभी भी जरूर आपको इनको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, सी प्लस प्लस भाषा प्रोग्राम को रन करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? देखिए सी प्लस प्लस जो भाषा है इसका प्रयोग करने के लिए सी टी आर एल प्लस F9 जो फंक्शन की है F9, उसको सी टी आर एल के साथ हम फंक्शन की 9 को दबाकर हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार किसका इस्तेमाल हुआ था? देखिए तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनमें पहली बार जो इस्तेमाल में हुआ था वो आईसी का यूज किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आईसी, ठीक है। सबसे पहले जो पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वहां पर निर्वात नलियों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, आपको ये भी पता होगा। और उसके बाद में हम जो ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा, सेकेंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा। फिर जो थर्ड जनरेशन जो बनी उसके अंदर आपकी क्या हो गया, आईसीज का यूज करने लगे हम, थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी का उपयोग में आने लगा, आईसी। फिर जो आपकी जो फोर्थ जनरेशन आई थी तो उसमें बीएसएल आई, जिसको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका यूज किया जाने लगा इनके अंदर, ठीक है। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, और यहाँ बीएलएसआई का यूज किया जाने लगा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। जो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें अल्ट्रा लार्ज स्केल आपकी स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया जाने लगा, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पूछा जा रहा है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार किसका उपयोग किया गया? तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनमें आईसी का उपयोग किया गया था, जबकि निर्वात नली आपकी फर्स्ट जनरेशन में थी, दूसरे आपकी थर्ड जनरेशन में थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, अगला प्रश्न दे रखा, कंप्यूटर निर्देश में होता है। देखिए कंप्यूटर का कोई भी निर्देश अगर दिया जाए तो उस निर्देश में एक तो आपका होता है ऑपरेशन कोड, ठीक है, ऑपरेशन कोड। तो ऑपरेशन कोड क्या करता है, ऑपरेशन करता है, ठीक है। और वहां होता है, एक होता है एड्रेस, किसी भी चीज का एड्रेस बहुत जरूरी है, एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस और ऑपरेशन कोड ये दोनों चीजें कंप्यूटर निर्देश में जरूरी होते हैं। जैसे मान के चलते हैं आप कोई फाइल है उसको आप खोलना चाहते हैं, ठीक है, और वो फाइल आपने क्लिक किया, जैसे कोई प्रोग्राम हुआ उसके जो फाइल है उसकी फाइल आपने वहां से उसकी हटा दी, उसकी विंडो की जो आपकी सिस्टम फाइल है उनमें से उसको हटा चुके हो, लेकिन आपके डेस्कटॉप पे से आप उसको रन कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां इसकी जो मूल एड्रेस जो था, इसका मूल एड्रेस था, वहां से वो फाइल डिलीट हो चुके हैं, तो अब आप उसको रन नहीं कर सकते, तो इसीलिए ऑपरेशन कोड और एड्रेस की जरूरत पड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला प्रश्न रखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्न में से कौन सी पीढ़ी का गुण है? देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये पांचवी पीढ़ी के जो गुण है, ये तो आंसर जाएगा डी ऑप्शन। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है कंप्यूटर विज्ञान की वैशाखा कहलाती है, जिसमें कंप्यूटर इंसानों की तरह बिहेव करता है, ठीक है, उसका बिहेव रहता है और उसकी धारणा भी उसी की तरह की आधारित होती है, ठीक है। इसके जो जनक थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक थे वो थे जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी इसके जनक थे। और इसकी जो सोचने समझने की, जो समस्या हल करने के, जो निर्णय लेने की जो तरीके होते हैं वो इसकी क्या होता है, मानव के तरीके से होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है इनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गुण होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सूचना तुरंत उपलब्ध होती है? देखिए तुरंत जो सूचना होती है वो तुरंत उपलब्ध किस में होती है, आपकी रैम के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा RAM, रैम। रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर तुरंत सूचना उपलब्ध होती है। देखिए रैम जो है ये कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल में और इनमें यूज में ली जाती है, ठीक है, एक तरीके की मेमोरी होती है, और इसमें कोई भी कुछ भी सेव नहीं होता है, ये केवल कंप्यूटर या मोबाइल के लिए वर्किंग स्पेस प्रदान करती है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये अस्थायी मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी कहलाती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न रखा, ऐसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होता है जो पहले से ऑन हो कहलाता है, ठीक है। तो देखिए ऐसा जो कोई भी कंप्यूटर हो जो पहले से ऑन हो
तो उसको हम बोलते हैं बार्न बूटिंग, तो इसको हम बोलते हैं बार्न बूटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए एक होती है आपकी कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग तब होती है जब कंप्यूटर को ऑफ पोजीशन में चालू करते हैं, ऑफ पोजीशन चालू करते हैं मतलब कंप्यूटर आपका बंद है, उसको आप जब चालू कर रहे हैं तो वो कहलाती है आपकी कोल्ड बूटिंग। और वार्म बूटिंग का मतलब होता है जब कंप्यूटर चालू है और उसको रीसेट करते हैं तो पहले से ही चालू से स्थिति में होता है, उसको रीस्टार्ट किया आपने तो वो कहलाता है आपका वार्म बूटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए चलते चलते आज आपके लिए एक प्रश्न हम छोड़ते जा रहे हैं, आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। तो ये क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है। ए ऑप्शन दे रखा पेज ओरिएंटेशन है, बी ऑप्शन पेपर साइज है, सी ऑप्शन है पेज लेआउट है, डी ऑप्शन है पेज मार्जिन। ठीक है, ये आपको आंसर बताना है, जरूर हमें कमेंट करके बताएं आपको आंसर। और आपको वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।